दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन 1862 में हुआ। दूसरा, सर्वप्रथम कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तीसरा, संविधान के भाग 7 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल एक, एक और दो, एक और तीन, केवल तीन। देखते हैं पहले कथन को। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन 1862 में हुआ। पहला कथन तो है सही। 1858 में लॉ कमीशन की सिफारिश पर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तीसरा, संविधान के भाग 7 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें भाग की, तो यहां पर भाग 6 होना चाहिए, ना कि 7। संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो हमारा तीसरा कथन जो है वह है गलत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? तो यहां पर सही है वह है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। पहला है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। दूसरा, वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर पहला कथन देखें, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है, सही है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, दूसरा भी सही है। दिल्ली केवल ऐसा संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, चौथा है गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही नहीं है वह है चौथा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वित्तीय आपात के काल के समय कमी की जा सकती है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा से सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है इसमें। ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 3, केवल 3। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, न कि केंद्र की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वित्तीय आपातकाल के समय कमी की जा सकती है, सही कह रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है, यह है गलत, ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन जो दी जाती है वह केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तो यहां पर पहला गलत है और तीसरा गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेता है। चौथा, न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेज सकता है।
हमसे सही पूछा है, अगर देखा जाए पहला पहला है गलत, तीसरा भी है गलत। न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। यहां पर उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यहां पर भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेज सकता है। ये भी गलत है। यहां पर सही है वह सिर्फ दूसरा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि, अनुच्छेद 216 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो करते हैं सुमेलित। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि, न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ए का तीसरा कहां पर है? डी में। एक से ही मिल गया हमें, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शंस हैं 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा, 17वें संविधान संशोधन 1964 के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। तो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा में अलग अलग उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। 2007 में, 2009 में, 2013 में, 2015 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2013 में। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है उच्च न्यायालय, एक तरफ है उनका गठन कब हुआ। झारखंड के आगे 1975, सिक्किम के आगे 2000, गुजरात 1866, इलाहाबाद 1960। तो हम सबसे पहले मिलाते हैं इलाहाबाद से। डी का 1866, डी का तीसरा, डी का तीसरा हमें कहां पर मिलेगा? ऑप्शन बी में, गुजरात। झारखंड, सिक्किम 1975,
बी का पहला, बी का पहला, गुजरात, सी का चौथा 1960, झारखंड 2000। तो ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला कहां पर है? ऑप्शन बी में, सी का चौथा डी का तीसरा। ऑप्शन करेक्ट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संघ राज्य और दूसरी तरफ उच्च न्यायालय। गोवा के आगे केरल, नागालैंड, गुवाहाटी, पुदुचेरी, बंबई, लक्षद्वीप, मद्रास। तो सबसे पहले देखते हैं गोवा। गोवा किसके न्याय क्षेत्र में आता है? बंबई के। नागालैंड, गुवाहाटी, पुदुचेरी, मद्रास उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप, केरल। तो यहां पर सही कौन सा बनता है? ए का तीसरा। ए का तीसरा कहां पर है? ऑप्शन डी में। बी का दूसरा, सी का ए का तीसरा, गोवा, बंबई, नागालैंड, गुवाहाटी, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। थोड़ा मिस्टेक इसमें लग रही है मुझे। ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, सी का चौथा, डी का पहला, लक्षद्वीप, केरल। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय की तरह ही राज्य का उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। ऐसा कहां पर है? अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 में। दूसरा कथन, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय को अवमानना कार्रवाई करने की शक्ति है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। जो पहला कथन कह रहा है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 सही है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में उल्लेख है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय को अवमानना कार्रवाई करने की शक्ति है। ऐसा नहीं, उच्च न्यायालय केवल अपनी अवमानना के लिए कार्रवाई करने की शक्ति रखता है, ना कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए। तो यहां पे सही हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 1 और 2। 12वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिकाएं केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही दायर की जा सकती हैं। पहला कथन तो सही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है स्वयं में एक मूल अधिकार है और उच्चतम न्यायालय को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करे। दूसरा कथन, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता मूल अधिकारों तथा विधिक अधिकारों के लिए भी उपलब्ध है, दूसरा भी सही कह रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से इस मामले में अधिक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों तथा विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति रखता है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर जो सही है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक
तो सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।